पहला चैप्टर है जिसे हम आज शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट पहले है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आप देखिएगा, हो सकता है आपको कोई दिक्कत हो, इसलिए शब्द हिंदी के भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इंग्लिश के भी इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, पूरी कोशिश है कि जब आप वेस यहाँ से क्लियर करके निकलें तो आपको दिक्कत पढ़ने में ना हो। तो पहले वैद्युत आवेश की हम चर्चा करते हैं। इसके अंतर्गत जब भी मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की चर्चा की थी तो यह आपको बताया हमने कि स्थिर आवेश के कारण जो वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत विभव के को हम पढ़ेंगे। अब वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र की जो हमारी पहली हेडिंग है, वो सबसे पहली हेडिंग हमारी है वैद्युत आवेश की, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज, आप इसे देखेंगे। वैद्युत आवेश क्या है, हाई स्कूल में भी आप पढ़ के आए हैं, लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ पर बेसिक कुछ समझने, कुछ प्राकृतिक और भौतिक घटनाओं को समझने का प्रयास कीजिए। वहीं से हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात शुरू करते हैं। जैसे आप गर्मी के दिनों में पॉलिस्टर के कपड़े को उतारते समय आप देखते हैं चट चट की आवाज़ होती है। गर्मी के दिनों में पॉलिस्टर या ऊन के कपड़ों को उतारते समय या हल्का सा झटक दीजिए तो आपको चट चट या चिंगारी की स्थिति आपको मिलेगी। आप एक कागज़ के टुकड़े को कैंची से बहुत बारीक काटिए, पतले पतले कर दीजिए, उसे प्रेस कर दीजिए और फिर आप टेलीविज़न स्क्रीन के पास ले जाएं या कंप्यूटर स्क्रीन के पास ले जाएं तो आप देखते हैं कि वह प्रेस किए हुए कागज़ के टुकड़े स्क्रीन से चिपक जाते हैं, कुछ देर बाद वो गिरते हैं। ऐसे ही कोई गर्मी के दिनों में सूखे मौसम में कोई कार कुछ दूर चल के आती है, उसके हैंडल्स को आप खोलते हैं तो भी आपको झटका लग सकता है। आप अक्सर देखते हैं बादल गरजते हैं तो आपको बिजली की चमक दिखाई देती है। इन सभी घटनाओं, ये सारी घटनाएं हमारी किससे संबंधित हैं, इस प्रश्न पर आप विचार करें। मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप हाई स्कूल में वैद्युत आवेश पढ़ चुके हैं, तो ये सारी घटनाएं हमारी क्या है, वैद्युत रोधी पृष्ठों पर घर्षण के कारण उत्पन्न आवेश के विसर्जन से संबंधित है, उत्पन्न आवेश के विसर्जन से संबंधित है। आपको बड़ा आड़ लगा होगा कि सर जी ने तो ऐसे ही बता दिया। थोड़ा सा मैं और चर्चा करता हूं। उत्पन्न आवेश के विसर्जन की बात की है मैंने, तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करता हूं। आप इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए कुछ और घटनाओं पर विचार करें। अभी आप एक कांच की छड़ लीजिए और रेशम के कपड़े पर उसे रगड़िए। अब कांच के छड़ को कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाइए, सूखे तिनकों के पास ले जाइए। ये सूखे तिनके और कागज़ के टुकड़े उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। आप एक प्रयोग और भी करिए, अपने सूखे बालों में कंघे को रब करें, रगड़ें और फिर उसे कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाएं या सूखे तिनकों के पास ले जाएं तो आप देखेंगे कि ये कंघा भी वही कार्य करता है, कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित कर लेता है। ऐसे बहुत से पेयर्स आपके पास हैं जो आप देखेंगे कि आपस में रगड़ने पर कागज़ के छोटे टुकड़ों और तिनकों को अपनी ओर क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। रगड़ने के पूर्व ऐसी स्थिति नहीं थी। तो आपको ये निश्चित बात है, इस प्रयोग से पता चल सकता है कि जब कांच के छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, कंघे को बाल से रगड़ते हैं या आप प्लास्टिक की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो इनमें ये प्रॉपर्टी आ जाती है। इसी प्रॉपर्टी को नाम दिया गया विद्युत, और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, आवेशन। हम कहते हैं कि कांच की छड़ ने रगड़ने के बाद जो गुण गेन किया है, जो प्रॉपर्टी गेन की है, उस प्रॉपर्टी को हम वैद्युत आवेश के नाम से जानते हैं। और इस क्रिया को हम आवेशन कहते हैं क्योंकि इसमें वस्तु ने आवेश ग्रहण किया है और इस आवेश ग्रहण करने के कारण ही कागज के टुकड़ों को अपनी ओर वो आकर्षित करती है। तो अब ऐसे साधारण शब्दों में आप कह सकते हैं
कि वैद्युत आवेश क्या है? वैद्युत आवेश वह गुण है जो वस्तुओं को रगड़ने के अपनी ओर आकर्षित करती है। ये थोड़ा सा एक जो प्रयोग हमने किया था कागज के टुकड़ों को उठाने का। वैद्युत आवेश क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो ये वस्तुओं को आपस में रगड़ने के पश्चात जनरेट होती है और ये हल्के टुकड़ों को अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। एक शब्द यहाँ पर अभी वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे आप कि भी मान लीजिए कागज के टुकड़े यहाँ रखे हों और हम कॉम्ब को यहाँ रखें, क्या कंघा कागज के टुकड़ों को आकर्षित करेगा? नहीं। और करीब लाएं? अब भी नहीं। यहाँ पर देखेंगे जब बिल्कुल करीब लेके आएंगे तो ये कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इससे पता चलता है कि जो ये वैद्युत आवेश या वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है उसकी एक निश्चित एरिया है, उसका एक अपना निश्चित क्षेत्र है। तो हम ऐसे कह सकते हैं वैद्युत आवेश क्या है? ये वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है, पदार्थ का वह गुण है जो वैद्युत तथा चुंबकीय, वैद्युत या चुंबकीय या दोनों प्रभाव उत्पन्न करता है, या दोनों प्रभाव उत्पन्न करता है। थोड़ा यहाँ पर चर्चा आपको अभी मैं आगे करूँगा कि वैद्युत आवेश जो है वो वैद्युत प्रभाव यहाँ तो मैं बता रहा हूँ, आगे चैप्टर में चुंबकीय और दोनों प्रभाव की चर्चा आपसे की जाएगी। यहाँ पर केवल जनरली आप समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये उस सबस्टेंस का, इस मटेरियल की मेन प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को जनरेट करती है। अब हम बात करें, एक प्रयोग आपको बताया था कि एक कांच की छड़ को आप क्या करिए? रेशम से रगड़िए और इसे किसी धागे से बांधकर फ्रीली लटका दीजिए। एक दूसरी कांच की छड़ को भी रेशम से रगड़िए और इसे भी लटका दीजिए। तो आप इस प्रयोग के दौरान देखेंगे कि ये दोनों कांच की छड़ें क्या होती हैं? दूर हट जाती हैं, एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। ऐसे ही आप एक प्लास्टिक की छड़ लीजिए और इसे भी रेशम के कपड़े से रगड़िए और इसे भी फ्रीली लटका दीजिए। दूसरी प्लास्टिक की छड़ लीजिए, उसे भी रेशम से रगड़िए और फ्रीली लटका दीजिए। तो आप देखते हैं कि ये दोनों छड़ें भी आपस में क्या होती हैं? न पास ना आकर के दूर चली जाती हैं। यानी ये कांच की क्षण एक और कांच की क्षण दो एक दूसरे को क्या करती हैं? प्रतिकर्षित करती हैं। ऐसे ही प्लास्टिक की क्षण एक और प्लास्टिक की क्षण दो भी प्रतिकर्षित करते हैं। अब हम यदि यहाँ पर ये कह दें कि कांच की एक क्षण को जैसे आपने रेशम से रगड़ा है फ्रीली लटका दीजिए और एक जो प्लास्टिक की क्षण है इसे भी आप क्या करिए? फ्रीली लटका दीजिए रगड़ने के बाद में। तो हम ये देखते हैं कि ये दोनों क्षणें एक दूसरे के करीब आ जाती हैं। अब इससे ये हम जरूर कह सकते हैं कि कांच पर जो आवेश की प्रकृति है वो दूसरी होगी और प्लास्टिक पर आवेश की प्रकृति दूसरी होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि एक ही प्रकृति होती तो यहाँ पर भी क्षणों को दूर जाना चाहिए। निश्चित बात है यहाँ पर क्षण दूर नहीं गई हैं, इसका मतलब यहाँ पर आवेश का जो प्रकार है वो दूसरा होगा। या हम ऐसे कह सकते हैं कि इस प्रयोग से हम समझ सकते हैं कि आवेश दो प्रकार का है, एक जो कांच की छड़ पर आवेश है और दूसरा जो प्लास्टिक की छड़ पर आवेश है। आप ये देखेंगे कि यदि हम इन कांच की छड़ों को और प्लास्टिक की छड़ों को टच करा दें तो हम देखते हैं अब इसमें कोई आकर्षण प्रतिकर्षण की बात नहीं रह जाती है। इन आवेशों का
इन आवेशों को एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने इन आवेशों का नामकरण किया और बताया कि एक आवेश धन आवेश है और एक आवेश हमारा क्या है, ऋण आवेश है। कांच की छड़ पर जो आवेश है वो धन आवेश है और जो प्लास्टिक की छड़ पर है वो ऋण आवेश है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका जो विचार होगा वो इसी प्रकार होगा कि जिस प्रकार पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को आप जोड़ दें इक्वल मैग्नीट्यूड में तो उनका रिजल्ट 0 हो जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज वाली क्षण और नेगेटिव चार्ज वाली क्षण को यदि हम टच करा देते हैं तो फिर उसमें आकर्षण प्रतिकर्षण का गुण समाप्त हो जाता है। इसी आधार पर इन्होंने पॉजिटिव चार्ज धन आवेश और नेगेटिव चार्ज ऋण आवेश की बात कही। यानी हमारे पास आवेश 2 टाइप के हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो अब हम 2 बातें सीख पाए हैं। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज एक पदार्थ की प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को क्या करती है, जनरेट करती है या इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करती है। ये 2 प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। इस प्रयोग से आपने क्या देखा कि 2 पॉजिटिव चार्ज वाली कांच की छड़ें एक दूसरे को रिपेल करती हैं, 2 नेगेटिव चार्ज वाली छड़ें भी एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपेल करती हैं। बट एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज वाली छड़ें क्या होती हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती हैं। तो हमने देखा कि जो समान प्रकृति के आवेश हैं, समान प्रकृति, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रकृति के आवेश, यहाँ पर समान प्रकृति के आवेश का तात्पर्य है प्लस प्लस या माइनस माइनस, एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और विपरीत प्रकृति के आवेश देखिएगा, विपरीत प्रकृति के आवेश क्या करते हैं, यानी प्लस और माइनस या माइनस और प्लस, एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अब आप पुनः 3 बातें सीखे। इलेक्ट्रिक चार्ज ये पदार्थ की प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड को क्या करती है, जो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है। ये चार्ज 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जो कि हम हाई स्कूल में पढ़ के आ चुके हैं। और यहाँ पर एक प्रयोग द्वारा आपको बताने का प्रयास किया गया है कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अब ये हम इतनी बातें जान गए। यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा मैं और करूँगा आपसे कि ये कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा गया, तो ऐसी कौन सी चीज़ हो गई जिससे ये कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा, और रगड़ने की पूर्व ऐसी स्थिति इसमें नहीं थी। इसकी चर्चा भी हमें करनी है। तो इसकी चर्चा के लिए हम थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं और हम जानते हैं कि जो प्रत्येक परमाणु है उस परमाणु में एक न्यूक्लियस है और उसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस न्यूक्लियस में आपके पास प्रोटॉन और आपके पास क्या है, न्यूट्रॉन है, और इसके बाहर जो कक्षाएं हैं उनमें मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप जानते हैं कि जब इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है तो ये अपनी कक्षा छोड़ के किसी उच्च कक्षा को चले जाते हैं, और भी अधिक एनर्जी मिलेगी तो इस परमाणु को छोड़ देंगे और पदार्थ के भीतर गति करने के लिए स्वतंत्र होंगे। ये हम हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं। अब इस बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लेते हैं और इसी बेसिक कॉन्सेप्ट से हम घर्षण द्वारा आवेशन को समझने का प्रयास करते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ये हमारा परमाणु क्या होता है, धन आवेशित होता है। क्या होता है, धन आवेशित होता है। जैसे सोडियम है, सोडियम से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए तो सोडियम क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज बन गया। ऐसे क्लोरीन है
और इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या करिए, ऐड कर दीजिए, तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या वही रहती है, परिणाम स्वरूप ये धनावेशित। और ऐसे क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने पर ये ऋणावेशित हो जाता है। अब आप ये देखें तो इसी बात को हम अपने कंघे और बाल पर प्रयोग करते हैं या कांच और रेशम पर लेते हैं। आप देखते हैं कांच और रेशम को रगड़ा गया तो कांच कैसे हुई, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब इससे कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ गए होंगे, रेशम पर। कहाँ गए होंगे, रेशम पर। तो ये प्रक्रिया हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके आवेशन का कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है। आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि सर जी प्रोटॉन भी तो जा सकते हैं, वस्तु को धनावेशित कर सकते हैं या ऋणावेशित कर सकते हैं। तो ये आपको बताना जरूरी है कि प्रोटॉन को नाभिक से निकालना इस घर्षण प्रक्रिया से असंभव है। घर्षण प्रक्रिया द्वारा प्रोटॉन को नहीं निकाला जा सकता है। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर इस आवेशन प्रक्रिया का उत्तरदायी, आवेशन का उत्तरदायी हम किसे मानेंगे, इलेक्ट्रॉन को। किसे मानेंगे, आवेशन का उत्तरदायी कौन है, इलेक्ट्रॉन है। कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो अब आप ऐसे कह सकते हैं जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो क्या होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वही क्या है, वही आपका चार्जिंग का रिस्पॉन्सिबल है। क्या है, वही आपका चार्जिंग का रिस्पॉन्सिबल है। अब एक बड़ी बात हमारे पास आती है कि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वस्तु क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो धनावेशित हो जाएगी। तो एक बात हमारे पास है कि कोई वस्तु धनावेशित है। कैसी है, धनावेशित वस्तु है। बहुत अच्छी बात। धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जस्ट इसका उल्टा, ऋणावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अधिकता होती है। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अधिकता होती है। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अधिकता होती है। अभी हमने आपको बताया था कि सोडियम है, तो इस सोडियम में बताओ कितने प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। जब ये सोडियम आयन बनता है तो इसमें क्या होता है, तब इसमें 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप देखिएगा जब ये आवेशित हुआ तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन पहले की तुलना में क्या हो गया, घट गया। तो धनावेशित वस्तु में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ऐसे ही क्लोरीन है, इसमें 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन। जब ये क्लोरीन आयन बनता है तो आप देखते हैं 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन। यानी ऋणावेशित वस्तु में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अधिकता होती है। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अधिकता होती है। अब आपसे कोई कह दे कि कोई वस्तु धनावेशित है तो आपके मन में माइंड मेकअप हो जाना चाहिए कि उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। कोई वस्तु कह दिया जाए भाई आपसे कि ऋणावेशित है तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है। उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है। अब आप यदि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो क्या वस्तु के द्रव्यमान पर भी प्रभाव आता है? निश्चित बात है। आप सभी लोग पढ़े हैं, जानते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 9.1 × 10⁻³ kg है। अब बताओ जो वस्तु धनावेशित होगी उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसके द्रव्यमान में क्या होगी, कमी होगी। द्रव्यमान में क्या होगी, कमी। द्रव्यमान कम हो जाएगा। कोई वस्तु ऋणावेशित होगी उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, इतना द्रव्यमान आता रहेगा तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो अब आप ये बिल्कुल समझ सकते हैं, ये आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि कोई धनावेशित वस्तु है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसका द्रव्यमान कम हो जाएगा पहले की तुलना में। यदि कोई वस्तु ऋणावेशित है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी और उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। आप हमसे 3 बातें जाने हैं। वैद्युत आवेश क्या है? वैद्युत आवेश पदार्थ का गुण है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। वैद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। फिर आपने देखा कि जो इक्वल सिमिलर चार्ज हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और आपने फिर अगली बार देखी कि जो
आवेशन प्रक्रिया है, इसका उत्तरदायी कौन है? इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण आसान है, प्रोटॉन का स्थानांतरण कठिन है। तो धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। यदि कोई वस्तु धनावेशित होती है तो उसका द्रव्यमान कम हो जाता है। यदि कोई वस्तु ऋणावेशित होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है और उसका द्रव्यमान क्या होता है? अधिक हो जाता है। एक परिभाषा यहाँ पर आवेश की हम और ले सकते हैं, एक परिभाषा यहाँ पर हम आवेश की और ले सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आवेश की एक नई परिभाषा हमारे पास बन सकती है, पदार्थ का वह गुण। ध्यान दीजिएगा, यह आवेश किसी वस्तु में, किसी वस्तु के परमाणु में यदि किसी वस्तु के परमाणु में, किसी, एक नई परिभाषा आ रही है, किसी वस्तु के परमाणु में, किसी वस्तु के परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या में अंतर होने पर परमाणु, अब परमाणु आवेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परमाणु आवेशित हो जाएगा। यदि किसी वस्तु के परमाणु में इलेक्ट्रॉन, देखिएगा इस एग्जाम्पल से पता चलता है, तथा प्रोटॉन की संख्या में अंतर हो तो परमाणु हमारा आवेशित हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं वस्तु क्या हो जाएगी? आवेशित हो जाएगी, वस्तु आवेशित हो जाएगी। तो आवेशन क्या बताता है? आवेशन हमें बताता है कि वस्तु के परमाणु में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या में क्या है? परिवर्तन है। क्या है? परिवर्तन है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब किसी वस्तु के परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में अंतर होता है तो वस्तु हमारी क्या होती है? आवेशित हो जाती है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या में अंतर होने पर वस्तु क्या हो जाएगी? आवेशित हो जाएगी। वस्तु क्या हो जाएगी? आवेशित हो जाएगी। अब आप ये देख रहे हैं आवेशन की प्रक्रिया में थोड़ा सा मैं और भी एक आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि कोई वस्तु आवेशित है या आवेशित नहीं है, इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? इसके लिए आपके पास एक उपकरण है, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, ये स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी जो है ये किसी वस्तु पर आवेश के पहचान को बताता है कि कोई वस्तु आवेशित है या आवेशित नहीं है। इसके लिए क्या करते हैं? धातु की एक रॉड ले लेते हैं, धातु की एक रॉड, किसी भी धातु की एक रॉड ले लीजिए। ये स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी आपकी बुक्स में बना हुआ है और आप देखेंगे कि यहाँ पर वी शेप का, एक वी शेप की ही एक धातु की, जिस पर सोने का पानी चढ़ा हो या सोने का वर्क चढ़ा हो, वो आप ले लीजिए वी शेप में। अब आप जैसे ही वी शेप में इसे लेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसे आप वी शेप में ले लीजिए, इसे वी शेप में ले लीजिए। अब आप देखते हैं कि ये इसमें घुंडी लगी हो, ये किसकी है? धातु की है। ये स्वर्णपत्र है आपके पास। इस धातु की छड़ को, इस घुंडी को जब आप किसी आवेशित वस्तु के, किसी वस्तु के संपर्क में लाएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि यह वस्तु क्या है? धनावेशित है। तो बच्चों ये धनावेश यहाँ से यहाँ चला आएगा, ये धनावेश यहाँ चला आएगा। आप जानते हैं समान प्रकृति के आवेश होंगे, इनमें क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। तो ये हमारी बी आकार की ये स्वर्णपत्र है, इनके बीच क्या हो जाएगी? इनके बीच दूरी क्या होगी? बढ़ जाएगी। इनके बीच दूरी जो बढ़ जाएगी, उसी दूरी को माप करके, इसमें एक कागज का पैमाना लगा होता है, उसी दूरी को माप करके हम पता करते हैं कि इस वस्तु पर आवेश की मात्रा बढ़ी है या वस्तु पर आवेश की मात्रा घटी है। बच्चों यदि वस्तु आवेशित ना हो तो निश्चित बात है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा और इस स्वर्ण पत्र के बीच में कोई फैलाव नहीं होगा। यदि ये वस्तु हमारी क्या होगी? आवेशित होगी, तो स्वर्ण पत्र के बीच में क्या होगा? फैलाव होगा।
क्योंकि यहाँ पर सिमिलर चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी क्या है? स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी आपका आवेशन की प्रक्रिया के लिए आवेश, कोई वस्तु आवेशित है या नहीं है, उस पर आवेश की कितनी मात्रा है, उसकी जानकारी के लिए यूज किया जाता है। देखिए बच्चों के लिए एक सरल विद्युतदर्शी भी है, आप अपने घर पर सरल विद्युतदर्शी बना सकते हैं। क्या करिए, आप एक एल्युमिनियम की करीब करीब 20 सेंटीमीटर पतली आप एक रॉड लीजिए और एक वी आकार का, कुछ लोग इसे पर्वत आकार कहते हैं, एल्युमिनियम की एक पतली पत्ती लीजिए और उसे यहाँ पर सीलो टेप के सहायता से, सेलुलोज टेप की सहायता से जोड़ दीजिए और इस पूरे सिस्टम को आप एक कांच की बोतल के भीतर रख दीजिए। इस पर आप कॉर्क लगा दीजिए। अब आप किसी आवेशित वस्तु को इससे टच कराएंगे, इसकी पत्तियों में फैलाव होगा। यहाँ पर एक कागज का पैमाना लगा होता है जो इसके बीच की दूरी को क्या करता है, पढ़ता है। इस प्रकार हम अपने घरों में भी सरल विद्युतदर्शी बना सकते हैं। सरल विद्युतदर्शी बनाने का उद्देश्य है कि कोई वस्तु आवेशित हुई या आवेशित नहीं हुई, इसकी जानकारी हम कर सकते हैं। अभी आपको एक छोटा सा प्रयोग दें, एक कागज का पतला टुकड़ा लीजिए, इसे प्रेस कर दीजिए, इसे क्या कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए और फिर इसे बी आकार में मोड़िए। जैसे ही आप प्रेस करने के बाद बी आकार में मोड़ेंगे, इनके दोनों सिरे क्या होते हैं, आउटसाइड जाते हैं, क्योंकि प्रेस करने पर यह आवेश ग्रहण करती है और समान आवेश होने के कारण क्या होता है, इसमें प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो इस प्रकार हम स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, इसको स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी द्वारा हम किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं है, आवेश की मात्रा का पता कर सकते हैं। सरल विद्युतदर्शी विद्यार्थी बना सकते हैं स्वयं और इसके द्वारा किसी आवेशित वस्तु की पहचान आप कर सकते हैं। इस प्रकार हम आवेश क्या है, आवेश एक पदार्थ की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है, उसका प्रभाव दर्शाती है। आवेश 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। हमने देखा जो सिमिलर चार्ज हैं, जो लाइक चार्ज हैं, दैट इज पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और अनलाइक चार्ज जैसे पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। हमने ये भी देखा कि कोई वस्तु आवेशित होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो जिस पर जाएगा वो ऋणावेशित और जिससे जाएगा वो क्या होगी, धनावेशित होगी। यानी कुल मिला के ऐसा कह सकते हैं कि कोई वस्तु यदि आवेशित होती है तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है। क्या है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है। हमने देखा कि किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा, किसी वस्तु पर आवेश का पता करने के लिए आपके पास स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी ये जो बना हुआ है, इसे एक चैम्बर में रख देते हैं जिससे इस पर वायु का प्रभाव न पड़े, अन्यथा की स्थिति में ये पत्तियाँ अपने आप क्या हो सकती हैं, हिल डुल सकती हैं। तो ये ऐसे ही आपके पास सरल विद्युतदर्शी बना होता है। सरल विद्युतदर्शी आप बना सकते हैं और इस प्रकार आप किसी वस्तु के आवेशित होने की पहचान आप कर सकते हैं कि वह वस्तु आवेशित है या वस्तु आवेशित नहीं। अब हमारे पास जो अगला लेक्चर आ रहा है वो वैद्युत आवेश के कुछ मूल गुण हैं, उनकी चर्चा हमको करना है।